अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमने देखनी है वाटर की। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स आप उठा के देख लें, बेशक ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपने इसे बड़े एहतियात से पढ़ना है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वाटर का, ये आपको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा वाटर का स्ट्रक्चर। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है। ये देखें, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया है। ये पोलर नेचर होते हैं असल में वाटर की। पोलर नेचर होती है, मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स होते हैं इसके। ये देखें, जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मतलब जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए होते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से ये वाटर जो है ये पोलर नेचर बन जाता है। ये फिर टू पोल्स बन जाते हैं इसके, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरह ये दूसरा मैंने मॉलिक्यूल बनाया वाटर का, तो ये देखें, फिर जो एक मॉलिक्यूल का जो H मतलब है हाइड्रोजन एंड होता है ना, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव है, और दूसरे मॉलिक्यूल जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये आपस में इनमें फ़ोर्स पैदा हो जाती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये आपको पहले से पता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। मतलब ये क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर ना, इसी वजह से ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। उसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये मैंने एक दफ़ा आपको मैंने कहा रिवाइज़ करवा दूं। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक पढ़ना है। तो मीडियम ऑफ लाइफ, वाटर को ना हम मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम रिएक्शंस वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इसलिए इसको वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं। भाई लाइफ का मीडियम है ये, मतलब तमाम रिएक्शंस जो सेल के अंदर भी हमारे हो रहे होते हैं और जो बॉडी में जहाँ पे भी हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर जो रिएक्शंस है ना, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इसी वजह से हम इसको मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं वाटर को। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये वाटर जो है ना, ये हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा तादाद में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें 70 से 75% तक वाटर मौजूद होता है ना। और पीछे भी हमने जब हम बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में कंपैरिजन हमने पढ़ा था, केमिकल कंपोजिशन उनकी पढ़ी थी, तब भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी 70% मेमेलियन सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी हमने देखा था कि वो वाटर होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो वाटर होता है। इसलिए मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इसे कहते हैं। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स में इसकी जो अंदाज़े के तौर पे जो परसेंटेज होती है ना, वो 65 से 89% तक मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। देखें कितना ज़्यादा पाया जाता है ये वाटर। उसके बाद हम ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें भी बून सेल्स में 20% वाटर पाया जाता है, ब्रेन सेल्स में 85% वाटर पाया जाता है। यही वजह है कि जब बून्स को हम देखते हैं ना, जैसे बकरा ईद भी अभी गुजरी है, तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि बून्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। वो हमें देखने से ही पता लग रहा होता है भाई डिहाइड्रेटेड से होते हैं, क्योंकि उनमें 20% वाटर होता है सिर्फ। और जो ब्रेन सेल्स होते हैं हमारे, वो भी आपने देखा होगा, वो गीले गीले से ज़रा हाइड्रेटेड से और नरम से, हमें ब्रेन जो है वो नरम सा और हाइड्रेटेड सा पता भी लग रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर 85% तक वाटर होता है, इसलिए वो हमें इस तरह नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम वाटर जो है, मतलब उसमें वाटर में रिएक्शंस तो हो ही रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसे मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब वाटर की मौजूदगी में तकरीबन तमाम रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें वाटर जो है ना, वो रिएक्शन में ख़ुद हिस्सा ले लेता है, वो रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, उनमें भी वाटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, मतलब टेक पार्ट कर रहा होता है उसमें। और फोटोसिंथेसिस जो है उसमें भी वाटर इन्वॉल्व होता है।
फोटोसिंथेसिस मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल के क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है C6H12O6 बनाते हैं ना, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें वाटर जो है खुद रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें भी जो वाटर है वो हिस्सा ले रहा होता है उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में। तो ये भी हमने इसके पॉइंट में देख लिया। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वाटर की। प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें की बात है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, हीट कैपेसिटी, ये हम सारा जो है ना आगे हम पढ़ते हैं वन बाय वन। इसको देखते हैं ये वाटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हम इसकी वाटर की देखें तो आपको पता है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जो है ना वाटर जो इस्तेमाल होता है। लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, पोलर सब्सटेंसेस उनके लिए तो ये वाटर जो है ना वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट हम कहते हैं उनके लिए। तो क्योंकि वाटर है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है और उसमें पोलर सब्सटेंसेस जब डालेंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं ना एक दूसरे को। जैसे आपको मैं मिसाल दूं तो NaCl ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, वाटर में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो हिस्सों में मतलब Na पॉजिटिव इसका अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। इस पॉजिटिव के गिर्द जो वाटर मॉलिक्यूल्स के O होता है ना ऑक्सीजन वाला, क्योंकि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसको घेर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है इसको इस तरह। ये हाइड्रोजन हमारे खड़े हैं और जो नेगेटिव पार्ट है इसको हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन होते हैं वो इसको घेर लेते हैं, वो इसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसकी वजह से ये फिर डिज़ोल्व हो जाता है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और यहाँ जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये है NaCl, ये Na है और ये है Cl। ये मैंने आपको अलग अलग दिखाया। ये एक दूसरे को ये घेर लेते हैं इनको, इस वजह से ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। इसलिए एक आपने रूल भी पढ़ा होगा, आपकी मैट्रिक क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि देखिए मतलब है पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। ये आप रूल पहले पढ़ चुके हैं। लाइक डिज़ोल्व लाइक इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि NaCl ये एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस तरह ये पॉजिटिव को नेगेटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड्स घेरे में ले लेते हैं, जो वाटर के नेगेटिव एंड्स हैं ना ये ऑक्सीजन, वो पॉजिटिव को घेरे में ले लेते हैं। और जो वाटर के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो नेगेटिव को घेरे में ले लेते हैं। इस तरह इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मतलब ये मॉलिक्यूल्स बीच में डिज़ोल्व हुए होते हैं, इसको सोल्यूशन कहते हैं ना, हम सोल्यूशन बन जाता है इससे। सोल्यूशन मैंने आपको ऊपर जो मिसाल दी उसमें सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, और सोल्यूट हमारे पास मैंने ऊपर आपको NaCl की मिसाल दी। तो इस तरह की जब सोल्यूशन बना हुआ होता है ना, तब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं पड़े ना सोल्यूट के, जैसे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स, तो ये रैंडमली मूव करते हैं इसमें सॉल्यूशन में, रैंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शंस में ना बड़ा हेल्पफुल होता है इनका ये रैंडमली मूव करना। यही वजह है कि तमाम रिएक्शंस जो सेल में एक होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं, क्योंकि इस तरह ये जो है सोल्यूट जो होता है वो और जो सॉल्वेंट ये जो सोल्यूशन बना हुआ होता है, तो ये रैंडमली मूव करते हैं इन दोनों के मॉलिक्यूल्स, और ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने में बड़ा ये फेवरेबल कंडीशन ये इनकी बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे एंजाइम्स का अगर हम देखें, एंजाइम्स भी तमाम जितने भी एंजाइम्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शंस करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे फैट्स वगैरह, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए,
ये जो है ना वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। वही बात लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो मैंने आपने रूल पीछे पढ़ रखा है, मतलब नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे ना, तो वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते। यही वजह है कि जो सेल का ये, क्योंकि सेल के बाहर होती है जो सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं ना, तो ये होती है फ़ैट से मिलके बनी हुई होती है, और फैट्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हैं, वो नहीं होते। यही वजह है कि सेल की जो है ना एक शेप मेंटेन रहती है अंदर, क्योंकि इसमें वाटर होता है ना। अगर ये डिज़ोल्व हो जाया करते ये फ़ैट्स वगैरह, तो ये तो सेल की शेप मेंटेन ना रहती, तो इससे इसकी शेप भी मेंटेन रहती है। उसके बाद वाटर की हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इसको हम देखते हैं। तो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो हाई होती है। वाटर की हीट कैपेसिटी हाई होती है। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की जो किसी मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है ना, उसको हम हीट कैपेसिटी उसकी कहते हैं। तो वाटर की हीट कैपेसिटी हाई है। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो वाटर है उसको जब हम हीट देते हैं ना, तो बहुत सारी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपने टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है उसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको मैं मिसाल दूँ, ये हम मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की देखें ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की देखें तो मतलब एक वाटर है, हमने 1 ग्राम वाटर लिया है, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर है, आप इमेजिन कर लें, मतलब है 15 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। अच्छा, हम इसे अब हीट देंगे, इसे हम हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है ना, वाटर का टेम्परेचर जो है, ये देखें वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस दौरान जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है ना वाटर, वो होती है 1 कैलोरी, इसको कहते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, मतलब इतनी सारी हीट एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ 1 सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर में फ़र्क आता है, मतलब 15 से 16 हो गया। तो इसकी यहीं से अंदाज़ा लगाएं भाई, हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है वाटर की। इसके ज़्यादा होने की वजह हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने में जो हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने में लग रही होती है, इसलिए इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, इसी वजह से इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर को ना टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी कहते हैं। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र मतलब है कि ये जब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना इन्वायरमेंट में, किसी इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो वाटर की मदद से वो जो सडन चेंज आता है ना इन्वायरमेंट में, तो वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको इतना अफेक्ट नहीं होता। यही वाटर क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये टेम्परेचर में समझे आप इमेजिन करें चेंज आ गया है, टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का चेंज हो गया है, लेकिन बॉडी का तो मेंटेन ही रखना है ना हमने, तो वो टेम्परेचर जो है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो फिर सेव रह जाते हैं। इसलिए इसको हम टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी वाटर को टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी कहते हैं। उसके बाद हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी हम देखते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसकी देखें तो ये भी हाई होती है, ये भी इसकी हाई, मतलब है हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, मतलब हीट जो हम वाटर को जब दें ना, तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होना, इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वाटर की वेपोराइजेशन हाई है, वाटर की वेपोराइजेशन हाई है, मतलब काफ़ी सारी हीट ये एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ही ये गैस में कन्वर्ट होता है। इसकी भी यही वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसा काम होता है, मतलब जो एनर्जी जो है ना, जो हीट ये एब्जॉर्ब करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने में सारी लग जाती है, इसलिए इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर हम देखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, वो हम चेक करें तो वही जैसे हमने पीछे हीट कैपेसिटी देखा, मतलब वाटर हम 1 ग्राम वाटर लेंगे, 1 ग्राम वाटर लेंगे, उसको हम हीट करेंगे तो वो सारा का सारा वेपोराइज हो जाए ना, वेपोराइज, वो 1 ग्राम पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाए, तो जितनी हमने उसे हीट दी उसको हम उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और वो वाटर की कितनी है, वो है एक अंदाज़े के मुताबिक 574 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब 1 ग्राम, एक जो किलोग्राम वाटर लें हम अगर, तो उसको इतने 574 किलो कैलोरी, ये मैंने किलो कैलोरी है, ये किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो उसके ऊपर ज़ाया हो। अच्छा, ये कूलिंग इफ़ेक्ट में भी काम आती है वाटर जो है, इसको कूलिंग इफ़ेक्ट, वो कैसे, क्योंकि प्लांट्स में जब ये होता है ना, कहते हैं हम ट्रांसपायर्ड, हम यही वेपोराइजेशन, जो ये वेपोराइजेशन वर्ड है ना, इसी को हम, ये तो हम आम जनरल इस्तेमाल करते हैं भाई, वेपोराइजेशन लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना। जब प्लांट्स में इसी तरह वाटर जब चेंज होता है ना लिक्विड से गैस में, तो उसको हम कहते हैं परस्पायर्ड, तब भी ये प्लांट्स में ना कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में भी ये जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं परस्पायर्ड। तो इससे भी हमें कूलिंग इफ़ेक्ट फ़ील होता है, जैसे हमें स्वेट आता है, इसकी मिसाल तो आपको भी पता है, स्वेट हमें आता है तो वो लिक्विड होता है ना, तो वो फिर जब परस्पायर्ड हो जाता है, मतलब वेपोराइज होता है, तो हमें पीछे कूलिंग इफ़ेक्ट, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, इसलिए वाटर का ये कूलिंग इफ़ेक्ट में भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसकी आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर जो है वो आयनाइज हो जाया करता है, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब वाटर जो है वो इस तरह भी हो जाता है, आयन्स भी बना लेता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, इस पर जो है इसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव इसकी कंसंट्रेशन एक इन्होंने कैलकुलेट की हुई है, वो है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर इसको हम कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ प्योर वाटर जो होता है ना, उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻7 ये होती है। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये प्योर वाटर की लिखी है, ये आम पानी जो घर में इस्तेमाल होता है उनमें ये कंसंट्रेशन नहीं होती, ये प्योर वाटर की कंसंट्रेशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन प्योर वाटर, ये प्योर वाटर के लिए, ये तमाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये जो आयंस होते हैं ना, ये भी हिस्सा लेते हैं, काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, ये भी उनमें हिस्सा लेते हैं। ये जो H पॉजिटिव है और जो OH नेगेटिव है, ये आयन, ये काफ़ी सारे जो हैं सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनमें ये हिस्सा लेते हैं। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोटेक्शन, मतलब वाटर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट भी करता होता है। वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये जो वाटर है ये एज आ लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं हम, लुब्रिकेंट होता है जो फ्रिक्शन कम करे, तो फ्रिक्शन कम करने वाले को हम, करने वाला मतलब जो फ्रिक्शन, जो रगड़ होती है ना, उसको जो चीज़ कम करती है ना, उसको हम लुब्रिकेंट का नाम देते हैं। तो ये वाटर जो है ये एज आ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे हमारे टेयर्स होते हैं,
मतलब आंसू हमारे होते हैं वो जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आई लिड्स, क्योंकि झमकती रहती हैं तो वो आईज़ के साथ रगड़ लगती है ना उसकी, तो वो टेयर्स हमारे उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वरना उससे आई को अगर ये टेयर्स ना होते तो आई को आई लिड्स हमारे जो झमकते हैं तो वो आई के साथ यूँ रगड़ खाते हैं ना, तो रगड़ते रहते उसे रगड़ते रहते, तो वो ये प्रोटेक्शन में इस तरह ये जो है ना लुब्रिकेंट, वहाँ लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना ये टेयर्स जो हैं, तो ये भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। और है कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द भी इसने फ्लूइड कुशन एक बनाया हुआ होता है, फ्लूइड कुशन टाइप। फ्लूइड कुशन मतलब है कि इसने ना काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जिस्म में, ह्यूमंस के भी और बाकी एनिमल्स भी हैं, तो उनके गिर्द ना ये फ्लूइड कुशन टाइप बना देता है। तो उससे क्या होता है कि जब कोई इंजरी वगैरह, जो हमें एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, तो इंजरी ना हो उस ऑर्गन को, उसका ये फ़ायदा होता है भाई कुशन्स, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना जो शॉक वगैरह, जो झटका लगता है, तो वो ऑर्गन्स तक वो झटका पहुंचने से पहले ही ये कुशन्स जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह भी ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। कल हम फिर अब आगे हमारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कल से हमारे शुरू हो रहे हैं। ये तो बेसिक्स हम अब तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, बेसिक्स आज ख़त्म हो गई। कल से हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।